हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का हम लोग लिए हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को, जिससे कि देखिए ये भी पता चलेगा कि पिछले जो पेपर में पूछा गया था वह किस तरह के पैटर्न चल रहा था और आने वाले एग्जाम में किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा तो चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, लेकिन पिछले पेपर करना भी ज़रूरी होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, पूरा क्वेश्चंस को करने का कोशिश करते हैं और देखिए आगे आपको मज़ा आने वाला है और कुछ सीखने भी मिलेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पिछले मेरे उम्मीद से 3-4 वीडियो पहले इस तरह के क्वेश्चंस कराया था, लेकिन उसमें पूरा बेसिक से करा दिया था, तो हो सकता है कि कुछ का डाउट रह गया हो। तो इसको चलिए आज मैं इसका शॉर्टकट तरीका से कराने वाला हूँ, बेसिक से नहीं, और शॉर्टकट तरीका से आसानी से बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, पानी स्क्वैश के दो मिश्रण में पहले में पानी स्क्वैश का अनुपात 4:1 है, दूसरे में पानी और स्क्वैश का अनुपात 3:1 है। इन्हें 1:2 में मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए, लेकिन उससे बेहतर समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए पानी है, पानी को मैं पी लिख रहा हूँ, हालांकि वाटर भी लिख सकता था, और स्क्वैश को एस लिख रहा हूँ। देखिए ये दो मिश्रण है, पहले में जो है पानी और स्क्वैश का अनुपात 4:1 है, इसमें 4 है और इसमें 1 है, ये हुआ। फिर यहाँ पर ये तो पहला हो गया, फिर दूसरा में 3:1 है, 3:1 है। ध्यान से समझते जाइएगा और इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। तो ये दो मिश्रण है, इसको 1:2 में मिला दिया। तो फिर जब दोनों को मिला देंगे, यानी कहने का मतलब इसका दो बर्तन है, एक बर्तन ये है, ये कोई दूसरा बर्तन है, ठीक है। इसमें जो पानी स्क्वैश है वह 4:1 है और इसमें जो पानी स्क्वैश है वह 3:1 है, और इन दोनों को कहता है कि 1:2 में मिला दीजिए। तो फिर क्या होगा ये दो बर्तन में से। तो इसको कैसे करें, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं टोटल यहाँ पर करूँ 4 और 1, कितना अनुपात हुआ 5। यहाँ पर इस बर्तन में टोटल कितना है 5 यूनिट है, इस बर्तन में 4 यूनिट है। तो मैं दोनों को बराबर करने का कोशिश करता हूँ कि दोनों में जोड़ने पर बराबर आए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो इसको जोड़ने पर 5 आया, इस पूरे इक्वेशन को नीचे वाले को 5 से गुना कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर कितना 4, तो इस पूरे अनुपात को 4 से गुना कर दीजिए। ज़्यादा मत सोचिए, अब जो निकल कर आएगा नया अनुपात 4 चौके 16, 4 एका 4, 5 तिया 15 और 5 एका 5। देखिए 16 4 20, 15 5 20 इक्वल हो गए। और अभी भी वही अनुपात में मैंने दोनों में समान मात्रा कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब कहा था 1:2 में मिलाना है, पहले में आपको 1 लेना है, दूसरे में 2 लेना है। तो बस दोनों पहले इक्वेशन को 1 से गुना कर दीजिए 16 4, दूसरे इक्वेशन को आप 2 से गुना कर दीजिए 30 और 5 दूनी 10। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, तो पानी को ऐड कर देंगे तो कितना 46, और स्क्वैश को ऐड कर दे तो ये 14। तो ये रेशियो जो बनकर आया यही आपका आंसर। इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आपका आंसर तक आसानी से पहुंच जाइएगा। देखिए
ये इसको कटाएंगे 2 से 23 बार में, इसको कटाएंगे 2 से 7 बार में। क्या और ये कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो यही राइट आंसर है 23 7, है ना। उस दिन से आसान तरीका मैंने कहा था कि आपको मैं इसका आसान तरीका आपको ज़रूर करवाऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि इसमें 4 1 था, इसमें 3 1 था, ठीक। दोनों में पानी की मात्रा को हमने इक्वल कर दिया, इसको भी 20 लीटर बना दिया, 16 4 20, इसको भी मैंने 20 लीटर बना दिया। दोनों अनुपात अभी भी सेम होगा, अगर कटा के देखिएगा तो यही अनुपात होगा, बस मैंने दोनों में मात्रा को सेम कर दिया है, 20 लीटर कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। उसके बाद कहता था कि 1:2 में बांटना है, तो मिलाना है, तो पहला का 1 लेना है, दूसरा का 2। बस इसी को सोल्व करे कीजिए और आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, ठीक है, जिसकी आयु साई से 2 गुनी है। तो यदि सतीश, गौतम और साई का कुल योग 27 है, तब गौतम का आयु क्या होगा? और यहाँ पर देखिए, ये जो आप गौतम नाम देख रहे हैं, रियल नाम मेरा यही है। ये जो गौतम देख रहे हैं, ये रियल नाम मेरा यही। ये आप सोचते होंगे कि फिर मंडल जी क्यों? तो मेरा टाइटल है मंडल जी, और जहाँ मैं टेस्ट वगैरह लगाने जाता था और जहाँ मैं कोचिंग चलाता था, वहाँ भी लोग मैं मंडल जी कहते थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मंडल जी रख दिया है। तो इससे थोड़ा सा क्या मतलब कि ये टाइटल है और कुछ नहीं है, हालांकि मेरा नाम ये है ओरिजिनल, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। एक सतीश है, एक गौतम है, एक साई है, ये 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। सतीश की आयु को x मान लिया और गौतम की आयु को हमने x मान लिया, और गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है किसका? सतीश का, यानी x + 2। जिसकी आयु साई से 2 गुनी, जिसकी किसकी? गौतम की साई से 2 गुनी है, इसका मतलब साई का गौतम से आधा होगा, x/2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बस इन्हीं तीनों का योग जो दिया हुआ है मेरे पास 27 दिया हुआ है। कितना दिया है? 27। तो यहाँ पर आप या तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिए या डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। तो इन तीनों का इनका जोड़ आप निकाल सकते हैं इधर। तो 2x + 4 + 2x + x / 2, ये ना बराबर में 27। तो 2x 2x 4x 1x 5x और 27 दूनी उधर 54, प्लस का यहाँ पर क्या है 4, तो 54। तो ये 4 उधर घट जाएगा, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 54 में 4 चल जाएगा 5, तो x बराबर यहाँ से 10। हमसे पूछा किसके बारे में? गौतम के बारे में। और गौतम की आयु को हमने क्या माना है? x, तो x ही तो है, 10 निकला है कि नहीं? ओके नेक्स्ट देखिए, समझाने का बस मैं समझाने का कोशिश कर सकता हूँ, समझना ना समझना वो आप पर डिपेंड करता है। आप समझना चाहोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो फिर मैं कितनों समझाते रह जाऊंगा, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बनाने बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए तो बेहतर है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी काम शुरू करता है और ए 5 दिनों के बाद ए उसमें शामिल हो जाता है। यदि वे कुल 60 रुपया कमाते हैं तो उनके व्यक्तिगत भाग कितना होगा? तो मैं कहूँगा कि जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा लेगा, है कि नहीं? तो जैसे एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, इसको इधर साइड रखते हैं। पहले मैं काम निकाल लेता हूँ। काम क्या है? ए कर रहा है 10 दिन में,
बी कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, वो कुल काम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। इस 30 को 10 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा, और इस 30 को 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। मोबाइल में ऐसी सेटिंग तो होती है यूट्यूब पर, है कि नहीं। 2x 3x जो भी करके देखना है देख लीजिए। अगर इस फास्ट लग रहा है तो स्लो कर दीजिएगा, उसमें क्या है। तो ये आपका क्षमता निकल कर आया। ये आपका टोटल काम है कि 30 काम हमें करनी है, इन दोनों को 30 काम करनी है। तो इस समय से अभी कोई लेना देना नहीं, ये टाइम है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो आपको कई बार मैंने फार्मूला बताया है कि टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। तो कहता है कि बी काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है। बी की क्षमता कितना 2। अगर वह 5 दिन काम करे तो बी का काम कितना हो जाएगा। बी का काम, तो आपका जवाब होगा कि बी का काम जो है, काम बराबर क्या, समय गुना क्षमता। कितना दिन ले रहा है 5 दिन, और बी की क्षमता कितना है 2। तो इसने अभी तक 10 काम कर दिया, बी ने 10 काम कर दिया। ठीक, अब ए की बारी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझिएगा। 5 दिन बाद ए उसमें शामिल हो जाता है, ए इसमें शामिल हो जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो 10 काम हो गया, टोटल 30 काम में से 10 काम हो गया, बचा कितना काम है 20 काम। 20 काम को अब ए प्लस बी दोनों करेंगे, ए प्लस बी दोनों करेंगे। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, दोनों की क्षमता कितनी 5। तो टाइम बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता, यही ना। यानी टी बराबर हम निकालना चाहें टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो यहाँ से जो समय निकलेगा वह 4 दिन निकलेगा। अगर दोनों एक साथ इस 20 काम को कर रहा है, बचे हुए 20 काम को कर रहा है, तो 4 दिन लग रहा है। तो अब बताइए, ए ने बी ने पहले 5 दिन किया है, उसके बाद 4 दिन कर रहे हैं। तो पहले कहने का मतलब इस 4 दिन में दोनों ने कर रहे हैं, ए भी कर रहे हैं और बी भी कर रहे हैं। तो अगर ए ने एक दिन में 2 काम करता है, ए नहीं बी ने अगर एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे। आपका जवाब होगा कि 8 काम। तो 20 में से 8 काम बी ने यहाँ पर कर दिया। कहने का मतलब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। 20 में से 8 काम किसने किया है, बी ने किया है। तो बाकी बात बचा काम किसने किया है, ए ने किया है। 12 काम जो बचा है वो ए ने किया है। तब इसी के रिस्पेक्ट में बटेगा, क्योंकि काम के हिसाब से पैसा मिलेगा ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ए अनुपात बी का मान कितना है, ए 12 काम कर रहा है और बी 20 काम कर रहा है। 18 काम कर रहा है, 20 नहीं 10 8 18 काम कर रहा है। तो इतना अनुपात में कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, अनुपात में कितना, अनुपात में 30, और रियल में कितना है, दोनों का योग 60। अनुपात में 30, रियल में 60। तो 1 का मान यहाँ पर कितना, तो आपका जवाब होगा 2। 1 अनुपात का मान कितना 2। तो हमें 12 अनुपात का मान निकालना है, तो 24, और 18 अनुपात का मान निकालना है तो 36। तो यही तो हो गया आंसर, 24 और 36। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। और क्या कह सकते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दिए गए कथनों में से x y z के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x y z का मान किससे निकल सकता है, पहला कथन से निकल सकता है क्या। पहला कथन x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस जेड बराबर 4। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को हल करके तीनों का मान निकाल सकते हैं क्या। तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं।
क्योंकि 3 मान निकालना हो तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन तभी पूरा हो रहा है जब हम दूसरे को शामिल कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, 3 इक्वेशन हो गए। तो तीनों इक्वेशन कहने का मतलब दोनों कथन से लेना होगा, तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। हालांकि 2 इक्वेशन से हम किसी 3 गो का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें x, y, x, z कैसे इसको हल कीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसे फाइंड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि थोड़ा समझिए। चलिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का और है। निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? x का मान ज्ञात कीजिए यदि x 2 संख्याओं में से छोटी संख्या है। ठीक है, तो कथन पहला कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। ठीक है, तो हमें पता है कि छोटी संख्या x है, छोटी संख्या x है, और वो हो सकता है वह सम भी हो। तो दूसरा सम संख्या क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि x + 2 होगा, और इसके वर्गों का योग बोल रहा है, वर्गों का योग बोल रहा है कि 52 है। क्या यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो पहला कथन तो है कि हाँ इससे हम निकाल सकते हैं x का मान। दूसरा कथन कहता है कि संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याओं का अंतर 2 है। तो हमें दूसरी संख्या के बारे में पता नहीं है कि दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या दे दिया है x है, छोटी संख्या, और दूसरा संख्या क्या है, उसका अंतर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो हम इससे नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ हम 1 से निकाल सकते हैं, यानी कथन 1 से हम प्राप्त कर सकते हैं x का मान, दूसरा से नहीं। तो केवल 1 पर्याप्त है जबकि 2 नहीं। ओके नेक्स्ट। इसको कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन देखिए प्राय सभी शिफ्टों में पूछा गया है, लगभग शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चन माध्यक बहुलक से पूछा गया है। तो माध्यक पूछ रहा है टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो हमें तो फार्मूला लगाना होगा n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। इतना टोटल हल करेंगे तब जाकर हमारा आंसर होगा। n कहने का मतलब टोटल कितने पद है? 6 पद है। तो 6/2 यानी तीसरा पद, और 6/2 प्लस 1 चौथा पद, उन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तब जाकर हमारा आंसर होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ टोटल 6 पद है ना। तो इसको आप क्रम में सजाइए। तो पहला नंबर पर कौन सा आएगा? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हालांकि फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा अगर इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक, तो पहला पद यानी क्रम से सजाएं तो 2 फर्स्ट नंबर पर, दूसरा नंबर पर ये आएगा, तीसरा नंबर पर ये आएगा, और चौथा नंबर पर कौन आएगा? ये 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्रम में सजाएंगे तो इसको n/2 करेंगे तो मतलब तीसरा पद, n/2 मतलब तीसरा पद, यानी 6/2 तीसरा, तो तीसरा पर कौन है? ये 3 है, प्लस n/2 यानी 6/2 3 प्लस 1 4 चौथा पर कौन है? 4 प्लस का 4 बटे 2। तो यहाँ पर 4 3 7/2 कितना हो गया? 3.5। ये 3.5 आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको क्रम में सजा लीजिए, 2 2 3 4 6 8, ये 6 संख्या है। तो इधर से
एक कटाइए, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, लास्ट बीच में जो बच गया, अगर एक वो बच जाता तो वही आंसर हो जाता। दो गो बच गया तो इन दोनों का ऐड कीजिए, 4 3 7/2 और 2 से भाग दे दीजिए, तो ऐसे ये भी आंसर हो जाएंगे, ऐसे भी। ओके, नेक्स्ट। देखिए, जब तक पूरा आप नहीं देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हो सकता है केजी सब क्वेश्चन होगा, लेकिन है दोस्त, अच्छे सब क्वेश्चंस भी है। थोड़ा पूरा देखने का कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है उसको स्किप कर दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर जो जानते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, जो आपसे हो जाता है स्किप कर दीजिए। लेकिन जो अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर देखिए कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमें खुद से करनी चाहिए, या फिर मैं सॉल्यूशन देख लूँ, है कि नहीं। अधिक केंद्र O के वृत्त पर एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB है, एक दूसरे से 110 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण POA क्या होगा, यानी एक वृत्त है, केंद्र O है, ठीक है। तो यहाँ से जो कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है P बिंदु से, एक A और एक B, और यहाँ पर जो कोण बना रहा है 110 डिग्री का, यहाँ पर जो कोण बना रहा है 110 डिग्री का। तो हमसे पूछा क्या है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। हमसे पूछा है कोण POA, यानी हमसे ये कोण के बारे में पूछा है, POA के बारे में, इस कोण के बारे में पूछा है। तो चलिए, लेकिन अगर हम पूरे निकालना चाहे यहाँ से यहाँ तक तो कितना निकलेगा, तो आपको पता होगा कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ 110 है तो ये 70 डिग्री, और जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये दोनों को आधा आधा में बांट देगा, ये पूरे को यहाँ से कहने का मतलब आधा आधा में इसको बांट देगा। अगर ये पूरा 70 है तो इधर का 35 और इधर का 35, तो इसका 35 हो जाएगा, क्योंकि POA पूछ रहा है 35 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं इसका PDF डाल देता हूँ, जहाँ से आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं, देखिए, पढ़ाई के अलावा उस पर मैं कोई भी चीज़ नहीं डालता हूँ, चाहे वह YouTube हो चाहे वह टेलीग्राम हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें डालता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इस पर कुछ नहीं डालता हूँ, सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो ये संख्या दी हुई है, इसको इनमें से कौन सा 12 से विभाज्य। तो 12 से विभाज्य होने का मतलब, ये 12 को अगर मैं तोड़ूं तो 4 × 3 में, तो देखिए 4 से भाग लगाने का रूल होता है कि जो भी संख्या हो, अंतिम का 2 संख्या 4 से भाग लग जाए तो समझिए कि वह पूरे संख्या 4 से भाग लग जाएगा। तो अब देख रहे होंगे कि ये 12 सभी में है, तो इस 4 से तो भाग आराम से लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब 4 से हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इस 12 से कट सकती है। तो दूसरा बात यहाँ पर पहुँचता है 3 से रूल होता है कि सभी को जोड़ दीजिए और 3 से भाग लग जाए पूरी तरह से, समझिए कि वो पूरी तरह वह कट जाएगा 3 से। तो मैं 3 से इसको कटाने का कोशिश करता हूँ। 5 3 8 4 12 1 13 2 15, टोटल को जोड़े मैंने 15 हुआ। क्या 15 में 3 से भाग लगेंगे क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये राइट आंसर है। हालांकि देखिए और इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं जोड़ूं, डायरेक्ट निकालो, तो फिर क्या करूं? तो डायरेक्ट निकालने का मतलब है कि 3 को हटाते जाइए, इस 3 को मैंने हटा दिया, फिर 3 का मल्टीपल या 3 का यानी जोड़कर 3 बना दीजिए, जैसे 2 1 2 और 1 3, तो ये भी 3 कट जाएंगे मिलकर, बचा फिर 5 और 4 5 और 4 9। क्या 9 3 से नहीं कटते हैं? कटते हैं। तो इसका मतलब ये पूरे संख्या 3 से कटेंगे। वहाँ के बाद इनमें से आप भाग लगा कर देखिए, कटा पिटा कर देखिए क्या कटता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ओके, देखिए यहाँ पर 24, 60, 90 का महत्तम समावर्तक क्या होता है, क्या है? तो महत्तम समावर्तक कहने का मतलब क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह काट सके, दी गई पूरी संख्याओं को, यानी दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह काट सके, वो बड़ी से बड़ी नंबर। तो मैं इस ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12 है। क्या 12 से ये 24 कट रहा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कट तो रहा है। 60 कट रहा है? हाँ कट रहा है। क्या 90 कटेंगे? तो नहीं। तो इसका मतलब ये 12 आंसर नहीं होगा। उससे थोड़ा सा छोटा कोशिश करेंगे। उससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 6। क्या इस 6 से ये 24 कट रहा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कट रहा है। 60 ये भी कट रहे हैं। 90 15 6 के 90 आराम से कट रहे हैं। यानी तीनों को, ये 6 जो है ये तीनों को काट रहे हैं। तो यही मेरा राइट आंसर होगा। बाकी बात आप निकाल कर देखिए तरीके से क्या निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। यमन 10% की हानि से एक वस्तु को बेचता है। यदि वह 57 रुपये अधिक की कीमत से वस्तु को बेचता है तब उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% जब लाभ हो, यानी कहता है कि जब आप 10% हानि पर बेच रहे हैं और उसी वस्तु को जब 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो आपको 57 रुपया अधिक मिल रहा है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य 100% है, 100% है। ठीक, तो मैंने जब इसे 10% हानि पर बेचा तो इसका मतलब 90% पर बेचा है, क्रय मूल्य का 90% पर। जब मैं इसे 20% लाभ पर बेच रहा हूँ तो इसका मतलब क्रय मूल्य का 120% पर बेच रहा हूँ। और इन दोनों का अंतर जब बोल रहा है, प्रतिशत में अंतर है आपका यहाँ पर 30 रुपये, 30%, और रियल में अंतर जो दिया गया है वह 57 रुपया, 57 रुपया दिया गया है। ओके, तो हमें चाहिए क्या? 30% लाभ करनी है, यानी हमें पूछ रहा है कि 130% की वैल्यू चाहिए। तो मैं कहता हूँ 30% का मान इतना है, हमें 130% बनाने का कोशिश करते हैं कि देखिए क्या होता है। मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ, तो 10%, और 10% का मान कितना, इसको भी 3 से भाग दूंगा तो ये 90, ये कितना 19, 90 कहते हैं 19 या 57। अब हमको 130 पुराना है, इसका मतलब हम इसको 13 से गुना कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इधर भी 13 से गुना कर दीजिए, इधर भी 13 से। तो यहाँ पर कितना 130%, और इधर 13 17 से 11, 13 का 13 और 11 कितना, ये 4 2 247, 130% का मान 247। ये बस शॉर्टकट करने का तरीका है, हालांकि आप इसे बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, आज गर्मी बहुत है, मैं थोड़ा सा फैन चला रहा हूँ, थोड़ा सा नॉइस आएगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्मी है दोस्त आज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओह नो, चलिए देखिए, एक खिलौने को 45 रुपये में खरीदने के बाद रघु उसे 15% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? नहीं 15, हम देखिए इसको एक तरीका और से कराते हैं, हालांकि बेसिक तरीका तो कर सकते हैं, हमें पता है सभी लोग कर लेंगे, इस प्रश्न में है कुछ नहीं। लेकिन अगर एक तरीका और भी जानेगा तो उससे और भी जल्दी बनेगा आपका जो प्रश्न जो है ना, और भी जल्दी हो सकता है। जैसे मैं 15% को पकड़ता हूँ तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ से 5 से 3 बार, 5 से 20 बार,
यानी 3/20 होता है। ये जो नीचे वाला होता है वह CP है, और ये जो है आपका प्रॉफिट या लॉस है, जो भी है ये प्रॉफिट, यहाँ पर लाभ लिखा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट, आपका ये प्रॉफिट है, समझ रहे हैं? तो 20 का कोई सामान है और आप 3 का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका SP कितना हो जाएगा? SP बराबर क्या? CP प्लस प्रॉफिट। तो 20 आपका CP है और 3 प्रॉफिट, 23। तो हमें 23 का मान चाहिए। तो हमें पता है कि 20 का मान यहाँ पर 45 दिया है। 20 का मान हमें कितना दिया है? 45। यानी यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, 20 का मान 45 दिया है, हमें चाहिए 23 का मान, हमें चाहिए 23 का मान। तो हम कह सकते हैं कि दोस्त 45 है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 का मान क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि 45/20। तो 23 का मान क्या होगा? इसको 23 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 23 से गुना कर सकते हैं कि नहीं? तो 23 और ये 45/20, इसको भी आप 23 से गुना कर दीजिए, इसको भी आप 23 से गुना कर दीजिए। तो 5 से ये 4 बार, 5 से ये 9 बार, तो ऊपर कितना आ गया? 23 का मान 9 × 27, 9 × 18, 2 20, 207/4। इसको और कटाइएगा तो 5 चौके 20, 4 एका 4, बच गया 3, 4 7 28, 4 25, 51.75, 51.75, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्त, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में कि आंसर्स गलत हो गया है या मैं कराने में गलती कर दिया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें क्या, आप टाइमिंग के साथ कमेंट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका वीडियो 10 मिनट 5 सेकंड तक चल गया और उस जगह लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो उस टाइमिंग को मेंशन करके बोलिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसका ये हो सकता है, तो मैं समझ जाऊँगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं रहता है। हालांकि इसमें टोटल आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे और प्लस साइंस के 10 क्वेश्चन, लेकिन बेहतरीन सब क्वेश्चन होंगे साइंस के, देखिएगा अच्छा सब क्वेश्चन है। साहिल 20% की हानि पर एक वस्तु को 280 रुपये में बेचता है, यानी 20% हानि। मैंने क्या कहा, हमेशा आप CP को 100% मानिए। तो 20% हानि मतलब 80%, 80% पर बेच रहा है और रियल में कितने में बेच रहा है? 280 रुपये में। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, लगभग कि जिससे हम 100 बना सकें, क्योंकि हमने CP 100 माने। तो हम कह सकते हैं 4 से भाग लगा दें इसको, क्या 4 से भाग लगा देंगे तो ये 20%, और इसको 4 से भाग लगा देंगे तो ये 70। तो अब इसको 100 बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो 5 से दोनों साइड गुना कर दीजिए ना, तो ये 100% बन गया और ये 350। तो हमें 100% CP माना और 100% का मान 350, ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, ये 2 बार आ गया ये क्वेश्चंस, चलिए हटाइए। कविता, रजिता, हरिता की वर्तमान आयु 4, 7, 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कविता है, रजिता है और एक हरिता, इसका अनुपात जो दिया है 4, 7, 9 का है। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप जो है सोल्व कीजिए पूरी अच्छे तरीके से, ऐसे भी आंसर आ सकता है। कैसे? इन सब को कटाने पर कहीं ना कहीं 4, 7, 9 का अनुपात मिलेगा। तो इसको मैं कटाऊँ किसको, तीनों को हम किससे कटा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि 4 से कटा सकते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, 4 से 7 बार में। हाँ, यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन ये आंसर होगा कि नहीं होगा अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में और 4 से 9 बार में, ये 4, 7, 9 और ये 4, 9, 7 बन रहा है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए 4, 7, 9, उनके वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। ये हो सकता है, ये 4 से 5 बार में, नहीं 5 से कटेगा सभी, 5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में, 4, 7, 9 ये भी हो सकते हैं। इसको कटा कर देखते हैं, 3 से कटेगा, 3 से 4, 3 से 7, 3 से 9 ये भी हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन छटा है। अब मैं थोड़ा सा
आप लोगों को एक बात और कह सकता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, तो फिर आप बिना सोल्व किए बना सकते हैं। ठीक, तो कहता है कि 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु का योग 56 है। 8 वर्ष पूर्व, इसका मतलब तीनों के वर्तमान आयु में 8 वर्ष घटाया गया है, तो तीनों का वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ये बात जानना है। तो तीनों में 68 वर्ष घटा है, तो इसका मतलब 24 वर्ष यहाँ पर घट चुका है। 8 वर्ष पर पूर्व होने का मतलब 24 वर्ष घट चुका है, तो इसमें 24 वर्ष ऐड कर दीजिए। तो 24, 56 और 24, 70, 10, 80, 80 कितना, 80। मेरी बात को समझिएगा। तो टोटल कितना, यानी वर्तमान आयु का योग कितना, 80। तो इन ऑप्शन को जोड़ने पर 80 मिलना चाहिए। जिस ऑप्शन को जोड़ने पर 80 आंसर मिल जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसको जोड़ रहा हूँ, 10, 20, 30, 30, 60, 814, 24, 60, 20, 80, इसी में तो है। माँ के बाद आप किसी को जोड़िए, 80 नहीं पुरने वाला है, नहीं पुरेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। हालांकि यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे। 7, 4, 11, 9, 20, 20 अनुपात का मान हमारे पास 80 है, और तो 1 अनुपात का मान कितना, 4। तो बस यहाँ से लगाइए ना, 1 अनुपात का मान तो 4 अनुपात का मान 16, 7 अनुपात का मान 28, 1 और 9 अनुपात का मान 36, 16, 28, 36। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन का भी सहायता लेकर निकाल सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत मायने रखता है। आप जितना शॉर्टकट तरीका लगाइएगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें दोस्त पता है कि एग्ज़ाम में कितना टाइम मायने रखता है, पर सेकेंड बहुत मायने रखता है, और एग्ज़ाम में कब टाइम ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैंने खुद कई एग्ज़ाम दिए हैं, NTPC, ग्रुप डी और भी जैसे CGL सबका एग्ज़ाम दिया हूँ, तो जिसमें कि हमने NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, यानी एग्ज़ाम मैंने निकाल चुका हूँ, जिसमें कि CBT 1 भी और CBT 2 भी निकाल चुका। ग्रुप डी का भी मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। अगर किसी को यकीन ना हो तो बोलिएगा, मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दे दूँगा, आप रिजल्ट जाकर देख लीजिएगा। नहीं दिया होगा तब कहिएगा कि आपने झूठ कहा है। ठीक, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, टाइमिंग को, कि टाइम कितना मायने रखता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 182/130 का सरलीकृत रूप क्या है, सरलीकृत रूप क्या है। तो इसको कटा दीजिए ना, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसको दे देता हूँ HW में, आप लोग कर दीजिएगा। ओके, और हो सके तो कमेंट में टाइमिंग के साथ लिख दीजिएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा। देखिए, 10 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 कर्मचारी कार्य छोड़ देते हैं और शेष कार्य को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाता हूँ कि टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल काम की बात करूँ तो 10 आदमी है, 10 आदमी है, और पर आदमी की क्षमता को हम 1 मान रहे, तो 10 आदमी की क्षमता कितना, 10, और ये 8 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल काम हो गया। 10 × 8 = 80 काम, 80 काम करवा रहा है। इधर में मैं टोटल काम को ही इक्वल करूँगा। 4 दिन के बाद 2 कर्मचारी छोड़ दिए, लेकिन 4 दिन तो किया 10 कर्मचारी ने 4 दिन तक तो काम किया, बाकी 4 दिन के बाद ना 2 कर्मचारी छोड़ा है। इसका मतलब अब कितने कर्मचारी बचे हुए हैं, 8 कर्मचारी। यहाँ पर कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम जो इधर होंगे वो बाकी है, और ये 8 आदमी करेंगे। इसकी कितनी टाइम लगेगी ये बात यहाँ पे हमें निकालनी है, इस 8 का कितना टाइम लगेगा। तो बस इसको हल कीजिए ना, 80 और इधर 40 + 8t, तो 40 घटा दीजिएगा, तो इधर 40 बराबर 8t, तो यहाँ से कितना t बराबर, तो आपका जवाब होगा 5। तो शेष काम, यही तो शेष काम है इतना। ये काम यहाँ पर कुछ हुआ, कुछ काम यहाँ बाकी था, और उसी काम को तो कर रहे थे 8 आदमी, तो उसको 5 दिन लगा।
बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, सोचिए, समझिए कि आखिर मैंने कैसे किया, है कि नहीं। 2/3, 8/15 और 10/21 का एलसीएम क्या होगा? जब भिन्न वाला एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने बोले जो भिन्न में कोई मान दिया हो, तो दो चीज़ होता है भिन्न में, एक अंश होता है और एक आपका हर होता है, यही ना। तो एलसीएम पूछे तो ऊपर का एलसीएम निकालिए और नीचे का एचसीएफ निकालिए, मेरी बात को समझिए। अगर आपको एलसीएम पूछा है तब और एचसीएफ पूछे तो जस्ट इसका उल्टा, ऊपर का एचसीएफ अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए और हर का जो है आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है कि नहीं। तो ऊपर में क्या है, 2 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो 2, 8, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपको हालांकि आप आराम से निकाल सकते हैं 2, 8, 10 का, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि 40 होगा। आप भी कोशिश कीजिए इस तरह निकालने का। और उसके बाद 3, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा, 3, 15, 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 3 होगा। इसका एचसीएफ जो होगा वह, क्योंकि देखिए 3 तीनों में है, बाकी बात और कुछ नहीं है, एक है लेकिन एक से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना, 3। तो ये एलसीएम कितना निकल गया, 40/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो लेकिन एक ऑप्शन दिया है 13 + 1/3, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 40/3 ही आएंगे। तो यही राइट आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है कि वह 40/3 ही दे दे, कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है इसका कि 13.1/3, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये सब प्रश्न दोस्त इजी सब है, ये सब प्रश्न को लोग लगभग कर ही लेंगे, लगभग 90% लोग आराम से कर देंगे। इस क्वेश्चन को कीजिए, sin थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, नहीं कोस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा और ये साइन थीटा बन गया, है ना। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इतना को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा फार्मूला कहीं, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ने दोनों जगह थीटा समान हो तो इसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 ही होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न को उस दिन के वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पर मैंने बेसिक से बताया था। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा लंबा मेथड था, हो सकता है किसी और को, बहुतों को नहीं समझ में भी आया होगा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं इसीलिए आज इस प्रश्न को इसमें लिया है कि देखिएगा इसका शॉर्टकट हो सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर पानी और शरबत है, वहाँ पर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे पानी और स्क्वैश थे, 2 मिश्रण है, पानी और शरबत। तो पहले में पानी और शरबत 5-1, 5-1, इसको 5, इसको एस समझिएगा, चलिए मैं 5 को ऐसे लिखता हूँ, 5-1। और दूसरे में 3-1, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मैं इक्वल करता हूँ, इसमें टोटल कितना 6 और इसमें टोटल कितना 4, इन दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना कीजिए जो योग आया, और ऊपर वाले के जो योग आया उसको नीचे वाले से गुना कीजिए। देखिए 20 और ये 4, यहाँ पर 18 और ये 6, ये हो जाएगा। अब इसको क्या बोल रहे हैं, 3:2 में बांटना है, ऊपर वाले को 3 से गुना करना है और नीचे वाले को 2 से गुना करना है, बस जो भी आए वही आपका आंसर। तो 20 तिया 60, 4 तिया 12, 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12। तो इनको अब ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों को मिलाया गया है, मिश्रित किया गया है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ। तो ये कितना 96 और ये कितना 24, तो ये कट कर कितना हो जाएंगे 96 और 24,
तो आपका जवाब होगा 24 चौके 96, 1 4:1 हो जाएंगे। इसको आप कटाइएगा तो ये 4:1। कितना आसान है तरीका। भले उस दिन मैं बेसिक से बताया तो वो आपको लगता होगा कि हो सकता है किसी को नहीं समझ में भी आया होगा। एक ट्रेन 63 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चलती हुई एक रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई को p मान लेता हूँ। तो देखिए, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमें 100 दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने p मान लिया और समय कितनी है, 20 सेकेंड है, क्योंकि ये SI यूनिट में है, ये भी। तो मैं इसको भी मैं किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको भी मैं मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ। तो इसको क्या करूँगा, 5/18 से गुना कर दूंगा, ये है ना। तो इतना, तो आप इसको आप बदल सकते, मतलब कि आप इसको हल कर लीजिए, जो p का मान निकलेगा वही आंसर। क्यों बदला, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये मीटर में है, ये सेकेंड में है और हमें आंसर भी मीटर में पूछ रहा है। तो सभी को मैं इस किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ, है कि नहीं। तो आप कटाइए पिटाइए, देखिए क्या आंसर आता है। ये आपका 9 से 2 बार, ये आपका 9 से 7 बार, यानी 5×7 = 35 और 35 गुना 20। यहाँ से ये भी कट सकता है 10 बार में, ठीक। तो 5×7 = 35 गुना 10, तो इधर 100 + p, इधर कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं तिराकोनी गुना कर रहा हूँ। तो 5×7 = 35 और 10 350। तो p बराबर कितना, 350 में 100 घट जाएगा तो 250। ये 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ से देखिए, मैंने इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आज इंक्लूड किया है, बायोलॉजी के प्रश्न को। तो देखिएगा, अच्छा प्रश्न है और सारे प्रश्न जो कि पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही लिया हूँ, ये फिक्स नहीं है कि इसी शिफ्ट से लिया हूँ, इसको अलग अलग शिफ्ट से मैंने उठाया, लेकिन सिर्फ एक चैप्टर से उठाया है। तो देखिएगा, अच्छा कुछ सीखने भी मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, आप पेपर उठाकर देखिए। ग्रुप डी में तो भर भर के पूछे गए हैं बायोलॉजी से, और इन सब चैप्टर से जो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर का एक सुरक्षात्मक ऊतक है, यानी जीव को सुरक्षा प्रदान करता है, वह कौन सी ऊतक। मैं थोड़ा सा फैन को बंद कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए, आपके शरीर का सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो ये आपका उपकला ऊतक, जैसे आपकी त्वचा है कि नहीं, ये क्या है, उपकला ऊतक का भाग है। तो ये आपका उपकला ऊतक, जिसको हम सुरक्षात्मक ऊतक भी कहते हैं, ओके, जो कि परावैज्ञानिक किरणों वगैरह से बचाती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग से संबंधित नहीं है। तो आपका कछुआ तो है रेप्टाइल, मगरमच्छ भी है, सांप भी है, मेढक नहीं है, ये उभयचर प्राणी है कि नहीं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, खरगोश। तो आपको लगता होगा जो बड़ा जानवर होगा उसका आंत बड़ी होगी, उसका जो छोटी आंत बड़ी आंत जो भी होता है वो बड़ी होगी। तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। अगर मांसाहारी जानवर है, जितने भी मांसाहारी जानवर है, वह शाकाहारी के तुलना में उसकी आंत छोटी होगी, भले वह खरगोश क्यों ना हो, बकरी क्यों ना हो, उसके तुलना में उसकी आंत छोटी होगी मांसाहारी जानवर का। तो इसमें खरगोश का सबसे बड़ी आंत होगा, नहीं तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए,
जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप, पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी जीवों के बारे में पूछ रहा है, जीव जंतुओं के बारे में। तो जीव जंतु से रिलेटेड उसको हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी, जीव जंतु के अध्ययन को जूलॉजी। लेकिन वनस्पति के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बॉटनी। सोरोलॉजी आपका ये छिपकली का अध्ययन, हाँ, छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। एथनोलॉजी ये नृविज्ञान, इसे ऐसे मैं लिखने का कोशिश करता हूँ। नृविज्ञान के अध्ययन को हम एथनोलॉजी कहते हैं। ये बात एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, युग्मक संलयन को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी युग्मक संलयन मतलब कि जायगोट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये ना। तो देखिए, अंडे का विखंडन यानी अंडे का टूटना, क्या युग्मक संलयन कहेंगे? क्या इसको युग्मनज कहेंगे? क्या इसको युग्मनज कहेंगे? नहीं। शुक्राणु के विखंडन को हम युग्मनज कहेंगे? क्या ये भी नहीं। अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन होना, हाँ, इसको हम कहेंगे कि युग्मनज हुआ, यानी दो युग्मक मिलकर युग्मक का संलयन हो गया है। जैसे यहाँ पर ये शुक्राणु, ये आपका मेल जनन कोशिका है, और ये आपका अंडाणु या अंडा ये फीमेल जनन कोशिका है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो होता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। यानी दो युग्मक के मिलने के बाद जो बनता है उसे हम युग्मनज कहते हैं, और एक इसके संलयन हो जाता है। कहने का मतलब निषेचन के दौरान। तो इसमें कह रहा है युग्मक के साथ शुक्राणु का संलयन होना, नहीं, सिर्फ कौन सा युग्मक तो और भी हो सकता है। शुक्राणु को शुक्राणु के साथ मिला सकते हैं क्या? नहीं। तो ये अलग अलग युग्मक होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ के से संबंधित है। यानी स्पंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि उसके शरीर पे छेदनुमा थोड़ा छेद होता है, जिसको हम पोरीफेरा के जगत के अंतर्गत रखते हैं स्पंज को। हालांकि इसका मैंने डिटेल्स भी ऐड किया है, देखिएगा। देखिए, स्ट्रोडर और यूसिंजर के अनुसार प्राणियों को 9 संघ में विभाजित किया गया है, जिसको हम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथेज, एस्केलेंथिंथेज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, संकॉर्डेटा, इतने संघों में। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर तो टोटल 10 हो गया, और स्ट्रोडर और यूसिंजर के अनुसार 9 संघ में, हमने कहा कि 9 संघ में बांटा गया। तो देखिए, ये कोशिकाओं के मतलब कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर बांटा गया है। तो पहला जो एक कोशिकीय के आधार पर बांटा गया वो सिर्फ एक ही है, ये प्रोटोजोआ, ये एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव। लेकिन यहाँ से लेकर ये जो 10 तक है, यानी इधर बाकी बाद 9 ही तो बचा, ये आपका टोटल बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव। तो इसी ने जो है 9 संघ में बांटा है, प्राणियों को 9 संघ में बांटा है। बात समझ रहे हैं? तो आप सोचते होंगे कि अगर
पूरे प्राणियों को 9 संघ में बांट दिया है, तो फिर इन सब संघ में से हम लोग किस संघ में आते हैं, मनुष्य किस संघ में आते हैं? तो ये हम लोग जो है संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सभी के आगे आप संघ लगा सकते हैं, संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा। तो हम लोग जो आते हैं वह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ हम ही लोग नहीं, जितने भी बड़े जीव जंतु जो पूरी तरह से विकसित हो, जो पूरी तरह से विकसित हो, जिसका प्रॉपर श्वसन तंत्र हो, जिसका प्रॉपर हाथ आँख हो, खाने के लिए मुंह हो, इस तरह के जो पूरी तरह विकसित जीव है उसको संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया। जिससे कि मनुष्य, पशु पक्षी जितने भी है, सांप, मेढक, फलना ढिकना, ये सारे संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये अर्ध विकसित है। ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथियंथेज, एस्केलमेंथेज, एनेलिडा, ये सब पूरी तरह विकसित नहीं है। किसी को पाचन तंत्र है तो किसी को नहीं है, किसी की कोशिका के ऊपर कोशिका द्रव है तो किसी के ऊपर नहीं है। तो ये सब अर्ध विकसित है। बाकी बात ये पूरी तरह से विकसित जीव जो है वह संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, जो जिसमें से हम लोग भी हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोग फिर ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि पूरे प्राणियों को 5 जगत में बांटा गया है। तो वो फिर किसके अनुसार, तो उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ। हालांकि पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, मतलब कि लगभग जो है समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु कोशिकाएं नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती है। मतलब मैंने कहा ना कि ये अर्ध विकसित होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं, यानी उसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत सारे। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे अस्पंज गुहा कहते हैं। इसके देखिए पोरीफेरा के कई उदाहरण है, साइकन, मायोनिया, अस्पंज इत्यादि, ये इसके उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब मैंने चर्चा किया था कि 5 जगत के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। तो वह विटेकर साहब द्वारा जो 5 जगत में वर्गीकरण किया था पूरी जीवों को, जिसमें कि है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्हीं 5 जगत में किसने बांटा है? विटेकर ने। 9 जगत में जो बांटा था उसको मैंने ऊपर पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, इस तरह के कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, टाइपिंग करना। हालांकि देखिए इससे पहले जो मैं डायरेक्ट किसी ऐप को खोलता था जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, वहां से मैं कराता था। और वहां पर होता क्या था कि क्वालिटी बढ़िया नहीं आ पाता था। ये जो लिखा हुआ क्वालिटी है वो वीडियो में अच्छी नहीं आ पाती। तो फिर मैंने सोचा कि इसका टाइपिंग ही करवा लिया जाए तो बेहतर रहेगा, है ना। तो अभी जो आप लोग को वीडियो मिलती होगी पहले से बेहतर मिलती होगी, पहले से वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलती होगी। तो हालांकि क्वेश्चन तो मैं वहीं से उठाता हूँ जो कि ऐप पर प्रीवियस ईयर पेपर डाला गया है, वहां से मैं उठाता हूँ। तो लेकिन मैं इसको टाइपिंग करता हूँ तो थोड़ा बहुत मेहनत लगती है दोस्त, थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है। एक वीडियो बनाने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है, बनाने से लेकर अपलोडिंग करने तक में, बात समझिएगा। तो थोड़ा मेहनत है दोस्त, थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट करें, है कि नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, आप हमें सपोर्ट ही नहीं करो तो मैं इस तरह की कंटेंट बनाकर क्या करूँगा। फिर मेरा कोचिंग ही ठीक ठाक है, आराम से वहीं पर मैं रहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ भी इससे है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। हो सकता है मैं बहुतों का भला भी कर सकूँ,
हो सकता है कि मैं बहुतों यहाँ पर जो देखिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए मैं अच्छा करूँगा तो क्या आप हमें बुरा कहोगे? नहीं ना, आप हमें कहीं ना कहीं अच्छा कहोगे। तो बस इसीलिए देखिए, कंटेंट बनाने का तो हम बहुत तरह के कंटेंट बना सकते हैं और चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी ग्रो कर सकता हूँ यूट्यूब पर। लेकिन एक पढ़ाई का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है, थोड़ा सा इज्जत मिलता है। हालांकि और सारे कंटेंट में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। करने के लिए मेरे पास यूट्यूब पर बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे बुरा कहे, भले ही कम ही लोग कहे लेकिन अच्छा कहे, मैं ये चाहता हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं। निम्नलिखित में से कौन पशु जगत के संघ नाइडेरिया के अंतर्गत आता है? नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आपका प्रवाल हो जाएगा। इसकी मैं डिटेल्स भी ऐड किया हूँ, देखिएगा। जैसे देखिए, आपने पढ़ा कि स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है, जिसमें कि संघ सिलेंट्रेटा को ही संघ नाइडेरिया कहते हैं। संघ सिलेंट्रेटा जो है उसको हम 9 संघ में से एक संघ है नाइडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम ये है। इसमें देखिए, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय कहने का मतलब कि इसमें 2 तरह के, कैसे समझाऊं, देखिए 2 भाग होता है इसमें। कहने का मतलब आपका, अब जेली फिश को आप देखे होंगे, कुछ जेली फिश में कुछ इस तरह से एक रेसा टाइप का रहता है, ठीक। तो इसका 2 भाग है, एक तो ये स्मूथ वाला, एक ये रफ मतलब कि सन टाइप का जो है धागे नुमा। तो ये इसके 2 स्तर होते हैं। सभी जितने भी है, चाहे हाइड्रा हो, चाहे जेली फिश हो, चाहे प्रवाल हो, चाहे सी एनीमोन, चाहे मूंगा, तो इसके देखिए मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है, जो कि इस तरह से जेली फिश का होता है, जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करता है। यानी ये सब जो है, ये टांगे होंगे जेली फिश की, वो भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ये जो है लगभग 99% निडेरियस समुद्री प्रजातियां होती हैं। लगभग 99% जो है ये समुद्री प्रजाति होते हैं, चाहे हाइड्रा हो, जेलीफिश हो, प्रवाल हो, सी एनीमोन हो या मूंगा हो, ये सब 100% मतलब कि 99% ये समुद्री प्रजाति है। ओके, तो समझिए। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब जो एक कोशिकीय। तो आपको पता है कि जितने भी स्तनी जीव है, वह जैसे कि बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है? स्तनी जीव है। तो ये सब तो बहुकोशिकीय जीव है। हम ही लोग जो है क्या है, हम लोग का शरीर बहुत तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो हम लोग क्या है, हुए बहुकोशिकीय। लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसकी पूरी शरीर की संरचना एक कोशिकाओं से बनी है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग में है, देखिए हम लोग का जो हृदय बना है वह कार्डियक सेल से बना है। हम लोग का मस्तिष्क जो बना है वह न्यूरॉन्स से बना है कि नहीं? तो हमारे हर एक पार्ट की जो, हर एक ऑर्गन का जो कोशिका है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन अमीबा सिर्फ एक ही कोशिकाओं से बना है मिलकर। तो इस तरह के, देखिए इसका आंसर हो गया आपका अमीबा। चलिए, मगरमच्छ में कितने हृदय यानी डैश हृदय कक्ष होते हैं? तो हालांकि देखिए मगरमच्छ तो है रेप्टाइल, और रेप्टाइल में जो है यानी रेप्टाइल को हिंदी में आप जो कहते हैं रेंगने वाला जीव, रेंगने वाले जीव में प्रायः 3 कक्ष होता है। हृदय में 3 कक्ष होता है। जैसे हम लोग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं कि नहीं? 4 कोष्ठ होते हैं। लेकिन मगरमच्छ में भी 4 कक्ष होते हैं। हालांकि जितने भी रेप्टाइल हैं, इसका ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए इसमें 4 वो पाया जाता है। लेकिन रेप्टाइल में जो होता है, रेंगने वाले जीव में
3 ही पाए जाते हैं, ये अपवाद में है, इसको याद रखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड भी किया है, देखिए हृदय यानी इसी के बारे में, मगरमच्छ के बारे में 3 प्रकोष्ठ का होता है, यानी रेप्टाइल में 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन किंतु मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। सरीसृप यानी सरीसृप के बारे में, रेप्टाइल के बारे में, जो असमतापी जीव होते हैं, ठीक। दूसरा मैंने उभयचर के बारे में लिखा, उभयचर में हृदय के 3 कक्ष होते हैं। जैसे उभयचर प्राणी कौन, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, जैसे कि आपका मेढक हो गया, तो मेढक में कितने कक्ष होंगे, 3 कक्ष। मत्स्य यानी मछली वगैरह में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। पक्षी में एबिस में कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। मेमेलिया यानी यहाँ पर ये अस्तनी कह सकते हैं, अस्तनी में 4 कक्ष, जिसमें हम लोग भी आते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। तो इसमें से आपका हाइड्रा जो है ये आपका दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। देखिए जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक होते हैं, एक अलैंगिक होते हैं कि नहीं। तो उनमें से हाइड्रा जो है वो दोनों तरह से करते हैं। नेक्स्ट, ये टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया, और मेरे उम्मीद से 30 के साथ साथ मैंने और भी 20-25 क्वेश्चंस करवा दिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा ही जानकारी आपको दे दिया होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन ही सीखने मिले होंगे, करने के लिए मिले होंगे, और भी ज़्यादा सीखे होंगे। तो मैंने ये टोटल कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अगले शिफ्ट को लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो आप एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में एक घंटा बटन होगा जिसको बेल आइकन कहते हैं, उसको दबा लीजिएगा। और ये सारे बातें हम नहीं भी बोलेंगे तो तब पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात बहुतों से सुन चुके होंगे, है कि नहीं। तो प्लीज़ दोस्त कर लीजिएगा, और आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे कि हमें लगता है कि नहीं चलिए जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। आपका लाइक हमें और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ दोस्त लाइक कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग, हमें पता है कि भूल जाते हैं, वीडियो तो पूरा देखते हैं। तो कुछ दोस्त बिना सब्सक्राइब किए हुए भी वीडियो को देखते हैं, तो उससे कहते हैं दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जाता है दबाने में, कहीं पैसा वैसा लगता है क्या, नहीं ना। तो फिर क्या चीज़, इतना का सब्सक्राइब करके रखे हैं तो एक मेरा भी कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, बाकी बात आपकी इच्छा करना ना करना तो आप पर डिपेंड करता है। मैं आपके हाथ को पकड़ कर तब नहीं दबा सकता हूँ ना, है कि नहीं। मैं तो बस कह ही सकता हूँ, बाकी बात आपकी इच्छा, प्लीज कीजिए। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। एंड अगर रात में देख रहे हैं तो अब सोने वाले हैं तो गुड नाइट। अगर आप और कभी देख रहे हैं सुबह में तो गुड मॉर्निंग, और सबके लिए समझ लीजिएगा क्या कहते हैं। तो प्लीज भावनाओं को समझिए, ढेर गहराई में मत जाइए, भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।